आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun। लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। विविध भारती के सभी श्रोताओं को कमल शर्मा और रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, आपके इस पसंदीदा रेडियो चैनल की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक नया और अनूठा कार्यक्रम, सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। आज से 77 साल पहले यानी कि 1931 में पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा ने बोलना शुरू किया था। इसके 26 साल बाद यानी कि 1957 में अस्तित्व में आई विविध भारती। तब से लेकर आज तक विविध भारती हिंदुस्तानी सिनेमा को पूरी शिद्दत के साथ आप तक पहुंचाती आई है। सिनेमा के हर उतार चढ़ाव की गवाह रही है विविध भारती। यही वजह है कि विविध भारती का खजाना आज नायाब रत्नों से भरा पड़ा है। और ये अनमोल रत्न हैं सिनेमा से जुड़े उन कलाकारों और तकनीशियनों की आवाजें जिनमें से कई आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सिनेमा के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। दोस्तों, विविध भारती ने इन दुर्लभ आवाजों को करीब 20,000 स्पूल टेप्स और हजारों रिकॉर्ड्स, सीडीज और डीवीडीज में साक्षात्कार और गीतों की शक्ल में संजोया हुआ है। तो आइए आपको ले चलें विविध भारती के इस तिलस्मी खजाने की यात्रा पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। निर्माता निर्देशक आर्देशर ईरानी की कंपनी इंपीरियल मूवीटोन द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी और इसी फिल्म से शुरू हुआ था फिल्म संगीत का सफर, जो आज तक बदस्तूर जारी है। फिल्म आलम आरा में वजीर मोहम्मद खान का गाया गीत दे दे खुदा के नाम पर उस जमाने में बेहद मशहूर हुआ था। इसके बाद प्रदर्शित हुई कोलकाता की कंपनी मदान थिएटर्स की फिल्म शीरी फरहाद। इस दूसरी बोलती फिल्म के नायक थे मास्टर निसार, जो साइलेंट फिल्मों के दौर में ही सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मास्टर निसार की आवाज आज भी विविध भारती में मौजूद है। तो आइए सुनते हैं विविध भारती के साथ मास्टर निसार की बातचीत के ये अंश। सन 1931 तो हमारे मालिक जो थे कलकत्ते में मॉडर्न थिएटर लिमिटेड, तो उन्होंने, यानी मैं नाटक में काम करता था, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि भाई तुम कल स्टूडियो चले जाना। मैंने कहा क्यों साहब? कि बस चले जाना तुम। तो जहांगीर जी उनके लड़के थे, वो डायरेक्शन करते थे। मुझसे कहने लगे कि भाई ये शीरी फरहाद हम ये टॉकी बनाना चाहते हैं, उसमें एक सीन लेना चाहते हैं, तो आगा साहब से कहो कुछ डायलॉग लिख दें, आगा हशर साहब से। मैंने उनसे जाके कहा, वो कहने लगे अरे भाई एक सीन का क्या मतलब होता है, पूरा शीरी फरहाद उनसे कहो क्यों नहीं उतारते। तो मैंने उनसे जाके कहा, कहने लगे अच्छा आगा साहब से कहे उनसे कहिए कि वो लिखें। चुनाचे वो लिखने लगे और सन 1931 की बात है, तो शीरी फरहाद जनाब ये फिल्म शुरू हुआ। बोलती फिल्मों यानी कि टॉकीज का दौर शुरू होते ही मुंबई के साथ साथ कोलकाता, पुणे और कोल्हापुर भी फिल्म निर्माण के केंद्रों के रूप में अपनी पहचान बनाने लगे थे। कोल्हापुर का जया प्रभा स्टूडियो, पुणे का प्रभात,
कोलकाता का न्यू थिएटर्स और मुंबई के बॉम्बे टॉकीज, रणजीत मूवी टोन, मिनर्वा मूवी टोन और वाडिया मूवी टोन अपनी अपनी तरह की उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण कर बहुत जल्द उस जमाने की अग्रणी फिल्म कंपनियों में गिने जाने लगे थे। प्रभात की सन 1932 में बनी फिल्म माया मछिंदर का ये गीत विविध भारती में उपलब्ध प्राचीनतम गीतों में से है। पंडित गोविंदराव टेम्बे का गाया और संगीतबद्ध किया यह गीत अपने समय में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। कोलकाता की न्यू थिएटर्स कंपनी द्वारा निर्मित अधिकांश फिल्मों का आधार मुख्य रूप से बांग्ला उपन्यास और कहानियां होते थे। बीएन सरकार द्वारा स्थापित इस कंपनी में उस जमाने में आरसी बोराल, पंकज मल्लिक, केएल सहगल, केसी डे, तिमिर बरन, केदार शर्मा और कानन देवी जैसे दिग्गज काम करते थे। मधुर संगीत न्यू थिएटर्स की फिल्मों की खासियत थी। कालांतर में यही बातें कहीं आरसी बोराल ने। मैं लगभग 40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मतलब न्यू थिएटर्स के जन्म से ही मैं संगीत निर्देशक के रूप में सेवा करता हूँ। आज मैं उन बीते हुए समय की झलक दिखाऊं। हो सकता है वो फिल्में आपने न देखी हो, उन फिल्मों के कलाकारों को भी आपने ना देखा हो, मगर नाम जरूर सुने होंगे। ये बात है करीब 40 साल पहले की। फिल्म धूप छांव का संगीत निर्देशन मैंने किया और गायक कलाकार हैं केसी डे। उस जमाने में पार्श्व गायन यानी प्लेबैक शुरू नहीं हुआ था और अभिनेताओं को कैमरे के सामने खुद गाना पड़ता था। प्लेबैक का ख्याल सबसे पहले न्यू थिएटर्स की सन 1935 में बनी फिल्म धूप छांव के निर्माण के दौरान गायक संगीतकार पंकज मल्लिक के मन में कौंधा था। पंकज मल्लिक की आवाज आज भी विविध भारती के खजाने में अपनी खास जगह बनाए हुए है। बोलती फिल्म के भारत में चालू होने की करीब 2 साल पहले ही मैं फिल्मी दुनिया में आ चुका था। यानी सन 1928 में उस समय मूक फिल्में दिखाई जाती थी। अच्छा। उनके साथ जिस संगीत के बजने का रिवाज था जी, उस संगीत की रचना मैं किया करता था। उसके बाद जब बोलती फिल्में आई तो कलकत्ते में कैसे कहेंगे मुझे ही संगीत निर्देशक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब तो आकाशवाणी नहीं था, उस समय इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मेरे आने के करीब 6 महीने पहले शायद ये कंपनी चालू हुई थी। याद है आपको वो कौन सा पहला गीत था जिसे आपने पहली बार रेडियो में गाया था? वो गीत कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना खुदा तुम्ही प्रिय आमारी तरुरे বসেছো ফুলো সাজে সে কথা কি গেছো ভুলে। न्यू थिएटर से जुड़ा एक और सम्मानित नाम था संगीतकार तिमिर बरन का, जिन्होंने 1935 में बनी फिल्म देवदास में संगीत दिया था। आज आप लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए बातचीत करने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। ये है तिमिर बरन की आवाज। जबकि मैंने भी कई फिल्मों की धुनें बनाई थी और संगीत निर्देशक रह चुका हूँ। अब भी फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ और संगीत निर्देशन का कार्य जारी है। मुझे गीतों के बनिस्बत साजो संगीत से ज्यादा प्रेम है।
चूंकि मैं खुद एक सरोद वादक हूँ। तीस के दशक में पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी गंभीर सामाजिक विषयों पर फिल्मों का निर्माण कर अपना एक सम्मानित स्थान बना चुकी थी। इस कंपनी की नींव वी शांताराम और उनके 4 अन्य सहयोगियों द्वारा सन 1929 में कोल्हापुर में रखी गई थी, लेकिन सन 1933 में इसे कोल्हापुर से पुणे ले आया गया। 1932 में बनी अयोध्या का राजा इस कंपनी की पहली बोलती फिल्म थी। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण भी सन 1933 में प्रभात द्वारा ही किया गया था। हालांकि तकनीकी दृष्टि से यह प्रयोग असफल रहा था। उस जमाने की स्टार अभिनेत्री शांता आप्टे इसी कंपनी में कार्यरत थीं। 1933 में ही मुंबई में जेबीएच वाडिया और होमी वाडिया भाइयों ने नींव रखी वाडिया मूवीटोन की। फैंटेसी, एक्शन और धार्मिक फिल्मों का निर्माण कर बहुत जल्द उन्होंने अपना एक अलग दर्शक वर्ग तैयार कर लिया। फियरलेस नाडिया वाडिया मूवीटोन की फिल्मों से ही स्टार बनी थीं। उधर सरदार चंदूलाल शाह और गौहर जान मामाजीवाला द्वारा 1929 में स्थापित कंपनी रणजीत फिल्म्स मूक फिल्मों का निर्माण कर रही थी। 1931 में ये कंपनी रणजीत मूवीटोन के नाम से बोलती फिल्मों के निर्माण में उतर पड़ी। देवी देवयानी इस कंपनी की पहली बोलती फिल्म थी। सन 1934 में बॉम्बे टॉकीज अस्तित्व में आई, जिसकी नींव इंग्लैंड से आए हिमांशु राय और देविका रानी ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रखी थी। शशधर मुखर्जी, पंडित प्रदीप और अशोक कुमार ने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज से ही की थी। जब मैं फिल्म में आया था सन 1934-35 के दरमियान, गायक अभिनेता सैगल जिंदा थे। उन्होंने फिल्मी गानों को एक शक्ल दी और मेरा ख्याल है उन्हीं की वजह से फिल्म में गानों को एक महत्वपूर्ण जगह भी मिली जी। आज उन्हीं की बुनियाद पर यहाँ की फिल्में बनाई जाती हैं, यानी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए गानों को सबसे ऊंची जगह दी जाती है। मेरे वक्त में प्लेबैक टेक्निक की तैयारियां हो रही थी। रफ़ी, मुकेश, तलत उस वक्त फिल्म दुनिया में आए नहीं थे, अल्लाह ताला तो पैदा भी नहीं हुई। अभिनेताओं को खुद गाना पड़ता था, चाहे उनके गले में सुर हो या नहीं। इसलिए ज्यादातर गाने सीधे सीधे और सरल बंदिश में बनाए जाते थे ताकि हम जैसे गाने वाले आसानी से गा सकें। तो दादा, कोई ऐसे गीत इस वक्त आपको याद हैं? सुनाइए एक दो। मैं अपनी पुरानी फिल्मों से कुछ मुखड़े सुना सकता हूँ। अच्छा, सुनवाइए। सुनिए। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। ये पहले पहले बॉम्बे टॉकीज में रे का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सुनिए। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल रे नौजवान, दूर तेरा गांव और थके पाँव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम, रुक न तेरा काम नहीं, चल न तेरी शान, चल चल रे नौजवान। बहुत अच्छा था। फिर रे का इस्तेमाल देखिए। चली रे मेरी नाव चली रे आया इसमें भी। न जान किधर आज मेरी नाव चली रे मेरी नाव चली रे। वाह। अब एक आखिरी सुना देता हूँ। नहीं, एक और मेरी पसंद का एक सुना दीजिए। वो किस्मत का है ना, धीरे धीरे। अच्छा। धीरे धीरे आरे बादल धीरे, आरे बादल धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर न मचा धीरे धीरे। वाह। अच्छा, मैं वो एक और सुना देता हूँ जिसके साथ एक मैं बात कहूँगा अभी। अच्छा। पीर पीर क्या करता रे तेरी पीर न जाने कोई, पीर पीर क्या करता रे तेरी पीर न जाने कोई, मेरे दिल की लगी कोई क्या जाने, तन पीर बड़ी कोई क्या जाने, घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई।
मुझे याद है इस गाने को रिकॉर्ड में भरना मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि गाना था आधे मिनट का, और इस आधे मिनट के गाने को 3 मिनट तक गाने के लिए मुझे अजीब ढंग और धीमी धीमी चाल से गाना पड़ा था, कुछ इस तरह से। पीर पीर क्या कर, तो आप हंस रही हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड को सुनकर मैं रो दिया था। उसी वक्त तय किया कि अगर मुझे फिल्म में रहना है तो गाना सीखना ही पड़ेगा। सन 1936 में अस्तित्व में आई सोहराब मोदी की कंपनी मिनर्वा मूवीटोन। इस बैनर के तहत 1939 में बनी फिल्म पुकार की आशातीत सफलता ने देखते ही देखते सोहराब मोदी को उस जमाने के अग्रणी निर्माता निर्देशकों की कतार में ला खड़ा किया। ऐ निगहबाने वतन, ऐ मर्द मैदाने वतन, तेरे दम से है बहारों पर गुलिस्ताने वतन। तुझ पे जानो दिल फिदा, हस्ती फिदा, मस्ती फिदा, तुझ पे हम बेकस गुलामों की ये कुल बस्ती फिदा। आहत तेरी अर्जमंदी को पहुंच सकता है कौन, तेरी रूहानी बुलंदी को पहुंच सकता है कौन। वीरों के लिए तो वाकई जब से होश संभाला तब से ही अपने दिलो दिमाग में मैंने सबसे ऊंचा मकाम पाया जी। लेकिन तवारीख जैसे सब्जेक्ट में बचपन में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बड़े ही ताज्जुब की बात है ये तो। हाँ, मैं सेसिल बी डेमिल की अंग्रेजी फिल्में बहुत देखा करता था तब, और उनसे ही मुतासिर होकर मैं अपने देश की तवारीख पर गौर करने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमारे देश को ऐसी फिल्मों की बहुत जरूरत है जी। अपने देश की जनता को जगाने के लिए, देश के बच्चों को देश की महानता का ज्ञान कराने के लिए यही एक जरूरी और कारगर मीडियम था, ताकि वे अपनी तवारीख से अनजान न बने रहें। बिल्कुल सही फरमाया आपने मोदी साहब। दूसरी बात यह कि तवारीखी फिल्म का कैनवास जितना बड़ा है, सोशल फिल्मों का नहीं। मैं हमेशा बड़े कैनवास पर तस्वीरें खींचने का कायल रहा हूं। ये वजह भी मुझे इस ओर ज्यादा खींचती रही। तीसरी वजह ये कि हर कलाकार अपनी कला के पनपने के लिए अधिक से अधिक स्कोप चाहता है, जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्मों में ही मिल सकता था मुझे। इसकी पहली वजह तो यह है कि हर कलाकार की अपनी एक रुचि होती है जी। मेरी रुचि इसी तरह के पात्रों में अधिक थी। 30 के दशक के अंत तक प्लेबैक पूरी तरह से प्रचलन में आ चुका था। इसके बावजूद कुछ अभिनेता अभिनेत्रियां ऐसे थे जो अपने गीत खुद ही गाना पसंद करते थे। 40 के दशक का आरंभ गवाह है उन उतार चढ़ावों का जो दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा को देखने पड़े थे। ये दौर था नूरजहां और सुरैया जैसी गायिका अभिनेत्रियों के उदय का। मधुबाला ने 1942 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बसंत से बतौर बाल कलाकार न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा, बल्कि इस फिल्म में 2 गीत भी गाए। 1941 में फिल्म राधिका से अभिनेत्री नननी जयवंत ने न सिर्फ करियर की शुरुआत की, बल्कि शुरुआती 9 फिल्मों में खुद के लिए 38 गीत भी गाए। सन 1941 में ही लाहौर में बनी फिल्म खजांची से शमशाद बेगम पार्श्व गायन के क्षेत्र में आई। पहली ही फिल्म की बेपनाह सफलता ने शमशाद बेगम को अपने दौर की चोटी की गायिकाओं में ला खड़ा किया था। जब प्लेबैक का जमाना नहीं था और एक्टर खुद गाना स्क्रीन पे गाते थे, पर्दे पे गाते थे, इसलिए गाना, क्योंकि मेरे वालिद से मेरे वालिद साहब मुझे स्क्रीन पे देखनी पसंद करते थे, इसलिए मैं स्क्रीन पे नहीं गई। मैंने वो भी किया था, वो क्या नाम, टेस्ट भी हुआ मेरा, स्क्रीन टेस्ट किया, उसमें मेरा ठीक था। उन्होंने कहा कि हीरो, उन्होंने तब भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं, फिल्म में काम करना नहीं। मेरे बाप ने अलाउ नहीं किया। फिल्मों में एकदम से नहीं आई, मुझे बचपन से गाने का शौक था, ये अल्लाह की देन थी। 5 साल की उम्र में मैं सुबह की दुआ सब लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी। रमज़ान के महीने में सारे रिश्तेदार, औरतें मर्द, ये सब मेरे से मसीहे सुनते, नाते सुनते। 12 साल की उम्र में मेरे चाचा मुझे जैनाफोन कंपनी में लेके गए, क्योंकि मेरा तो कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मुझे, मेरे चाचा मेरे साथ बड़ी हेल्प की। उन्होंने बाबा को बहुत समझाया, कहते तुम समझते नहीं हो, आजकल सारी दुनिया की लड़कियां करने लगी हैं।
4 लड़कियां तो पहले इनकी तो शादियां ही बनाना मुसीबत हो जाएगा। चाचा ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। जहाँ पे उनकी सोसाइटी थी वो सब के सब शादीशुदा नहीं थे, सब कुंवारे थे, तो वे भी वहाँ रहते थे। उन्होंने पता किया, देखो जो चीज़ इंसान ने बनना होता है उसके वो असबाब बनाता है। ऑडिशन के लिए उन्होंने तख्तपोश बिछाए हुए थे बैठने के लिए, जो गाते थे, जो बजाने आते सब वहाँ बैठते थे। तो हम इतना से कहते चढ़ गए उसके ऊपर, बैठ के अपना दुपट्टा सीधा करके बैठ गए। 1941 में सुरैया ने जहां एक तरफ फिल्म ताजमहल से बतौर बाल कलाकार अभिनय की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ 1942 में बनी फिल्म शारदा में मेहताब के लिए प्लेबैक भी दिया। जब भी कहीं मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो यादों का एक तूफान सा उमड़ आता है और मैं उसकी ऊंची नीची लहरों में खो सी जाती हूँ। इस वक्त भी यही हालत है। हाँ, याद आया, जब मेरी पहली फिल्म स्टेशन मास्टर बन रही थी तो नौशाद साहब ने मुझसे एक बच्चों का गीत गवाया था। उस फिल्म में मैंने भी एक बच्चे का ही रोल किया था। जब लोगों ने ये गीत सुना और पसंद किया तो फिल्म शारदा की हीरोइन मेहताब के लिए नौशाद साहब ने मुझसे एक गीत और रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्डिंग के वक्त मेहताब ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची स्टूल पर खड़े होकर उनके लिए गा रही है, तो वो बड़ी नाराज हुई, मेरे ऊपर नहीं फिल्म बनाने वालों पर। और जब ये गाना हिट हुआ तब उनकी नाराजगी दूर हो गई। दोस्तों, आपके इस पसंदीदा रेडियो चैनल की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं एक नया और अनूठा कार्यक्रम, सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। 1942 में होमी वाडिया ने वाडिया मूवीटोन से अलग होकर बसंत पिक्चर्स की, तो वी शांताराम ने प्रभात से अलग होकर राजकमल स्टूडियो की स्थापना की। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाता आया हूं और उनमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय समस्याएं प्रस्तुत करता रहा हूं। साथ ही साथ इन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की कोशिश भी करता रहा हूं। मेरी बनाई हुई फिल्में देखने के बाद देश के कोने कोने से लोग मुझे अपनी प्रशंसा और आलोचना लिखकर भेजते हैं। अधिकतर लोग मुझे ऐसी फिल्म बनाने के लिए उत्तेजना देते हैं। ऐसे पत्र पढ़कर ऐसी समस्यापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाने का मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में कई प्रत्यक्ष घटनाएं हुई हैं। उनमें से एक मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। मेरी पहचान का एक आदमी किसी गांव गया था। स्टेशन पर उसका सामान एक छोटे से लड़के ने उठाकर कहा, बाहर पहुंचा दूं साहब? उस आदमी ने कहा, अभी तो बहुत छोटा है, इतने कष्ट का काम क्यों करता है? लड़के ने जवाब दिया, मेहनत करके कुछ पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ की मदद करूंगा। उस आदमी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा काम करने को कहा है? तब उस बालक ने कहा, माँ को तो इसका पता भी नहीं है। मैंने तूफान और दिया नाम की एक फिल्म देखी थी, उसमें मेरे ही जैसा एक लड़का अपनी अंधी बहन के लिए इससे भी ज्यादा कष्ट उठाता है। तो क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना काम भी नहीं कर सकता? उस आदमी से यह घटना सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आज तक मुझे मिलने वाले पुरस्कारों में मेरे लिए यही एक बड़ा पुरस्कार था। जी हाँ, इस तूफान और दिया फिल्म का निर्माण मैंने किया था और दिग्दर्शन मेरे पुत्र प्रभात कुमार ने किया था। इस फिल्म का शीर्षक गीत आज भी निर्बल को बलवान बनाने का संदेश देता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभिनेता प्राण ने लाहौर की पंचोली आर्ट्स की फिल्म खानदान से इसी साल हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में कदम रखा था। कहते थे कि यूं कहते जो वो आता, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। माशूक का सामना होते ही इस आशिक का जो हाल हुआ है, घर से चला था ये सोचते हुए कि आपसे यूं कहूंगा, ऐसे कहूंगा, गोया बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए थे, मगर माइक के सामने आते ही सारी बहादुरी हिरन हो गई। और भाइयों, ये माइक है ना, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। यूं समझिए कि आज पहली बार मैं माइक के सामने आया हूं। इससे पहले न किसी जलसे में बोला और न ही रेडियो पर। यहां भी मैं खुद नहीं आया हूं, आपकी मोहब्बत खींच लाई है। और जब आ ही गया हूं तो कुछ कहना भी पड़ेगा, तो क्यों ना सच कह दूं तो ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर याद आता है। जान से हो गए बदन खाली,
आंख भर तूने जिस तरफ देखा, तो उनमें सबसे पहले राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई गजल। राजेंद्र कृष्ण जी एक अच्छे गीतकार तो हैं ही, साथ ही साथ एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी हैं। फिल्म खानदान में मेरे लिए उन्होंने ये डायलॉग लिखा, जहां हीरो आकर कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। जहां भाई भाई के लिए जान दे देता है, तो विलन बोलता है, बरखुरदार कौन सी रामायण पढ़ी है तुमने? हमारी रामायण में तो ये लिखा है कि रावण को उसके सगे भाई विभीषण और बाली को उसके सगे भाई सुग्रीव ने मरवा दिया था। 1943 में शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर नींव रखी फिल्मिस्तान स्टूडियो की, और इसी साल प्रदर्शित हुई महबूब खान की फिल्म तकदीर से नायिका बनी नरगिस। रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज़िश्ता जिंदगी के वाक़यात तस्वीर बन बन कर सामने आते हैं, और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ, गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ। और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो न जाए, समा न जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नज़र से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। सन 1944 में बनी प्रभात स्टूडियो की फिल्म चांद से पहली संगीतकार जोड़ी ने फिल्म उद्योग में कदम रखा। ये जोड़ी थी हुस्नलाल भगतराम की, जो उस जमाने के मशहूर संगीतकार पंडित अमरनाथ के छोटे भाई थे। सन 1944 में आई फिल्म रतन और इसके संगीत की सफलता का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया जा सकता है कि महज 80,000 रुपयों की लागत से बनी इस फिल्म के निर्माता को सिर्फ रिकॉर्ड्स की रॉयल्टी से ही 3.5 लाख रुपयों की आमदनी हुई थी। संगीतकार नौशाद के करियर को भी इस फिल्म की सफलता ने आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। नौशाद आदाब पेश करता है। जिस संगीत की सेवा में मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार दिया है, आज उसी के बारे में आपसे कुछ कहना है। हमारा संगीत एक चौमुखी दीपक है जिसमें 4 लौ एक साथ निकल रही हैं। पहली लौ है भक्ति संगीत की, तीसरी लौ है लोक संगीत की, चौथी लौ है शास्त्रीय संगीत की। लेकिन संगीत के इस चौमुखी दीपक को जलाने वाली आत्मा एक ही है, और वो है शास्त्रीय संगीत। मैं अगर शास्त्रीय संगीत की अजमत को बयान करना शुरू करूं तो जबान थक जाएगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, कलम रुक जाएगा, मगर इसकी खूबियां ना खत्म होंगी। लिहाजा एक दोहा हाजिर है, संगीत को समझने में ये आपकी मदद करेगा। 7 सुरों को 7 समंदर सुनो कहें हरिदास, सुर ईश्वर के रूप साथ हैं हर हर में एक आस। 7 सुरों के इस सागर से राग रागनियों की अनेक धाराएं फूटती हैं। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कई कलाकारों को कोलकाता छोड़कर मुंबई चले आना पड़ा था। इनमें प्रमुख थे केदार शर्मा, पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, मोनिका देसाई, कज्जन, बिपिन गुप्ता, खेमचंद प्रकाश और कुंदन लाल सहगल। इन सभी को पनाह दी थी रणजीत स्टूडियो ने, जिसके लिए कहा जाता था कि आसमान से कहीं ज्यादा सितारे रणजीत में हैं। कुंदन लाल सहगल ने रणजीत की 3 फिल्मों 1942 में भक्त सूरदास, 1943 में तानसेन और 1944 में भंवरा में अभिनय और गायन किया था। भक्त सूरदास और तानसेन में उनकी नायिका थी खुर्शीद, जो खुद भी एक 1945 में
पहली फिल्मी कव्वाली बाजार में आई और देखते ही देखते लोगों की जबान पर छा गई। उस साल बनी फिल्म जीनत में नूरजहां, जोहराबाई और कल्याणी बाई की गाई ये कव्वाली 12-13 साल की शशिकला, श्यामा और शालिनी पर फिल्माई गई थी। शशिकला और श्यामा आगे चलकर हिंदी सिनेमा की जानी मानी कलाकार साबित हुई। आपकी प्यारी प्यारी नानी कहिए या दादी कहिए या माँ कहिए या बहन कहिए, आप सबको मेरा नमस्कार। मीना कुमारी जी के बारे में कोई यादगार संस्मरण कोई याद आता है कुछ आपको? मीना जी जो थी जी डाउन टू अर्थ थी। उन्होंने ये कभी दिखाया नहीं कि मैं मीना कुमारी हूँ, ये कभी नहीं दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उनको देरी से आना है तो पहले से बता के जाती थी डायरेक्टर को कि भाई मैं देरी से आ रही हूँ, तो डायरेक्टर उसके मुताबिक शॉट अरेंज करते थे। और ये चीज़ मैंने अपने आँखों से देखी है कि जब वो स्टूडियो के अंदर यानी सेट के ऊपर जाने के पहले नमस्कार करती थी, और जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था कि मुंह से मोती झड़ रहे हैं। सुनहरी लिबास में अंगड़ाई लेकर झांकने वाली सुबह की नन्ही मुन्नी किरण भूले भटके राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाब से छुड़ाकर सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। फिर खुशियों के शगुफे, उमंगों की कलियां खिलखिलाकर राही के एहसास के हर गोशे को गुलपोश बना देते हैं। ये कायनात की फितरत है, या यूं समझिए कि एक प्यार करने वाले का गुनाह। श्यामा जी को बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जान रहे हैं और अचानक खलनायिका, तो आपको कैसा लगा था वो? मुझे जी मेरे लिए तो कहना चाहिए कि एक चैलेंज था कि भाई हीरोइन बन गई, खलनायिका भी बन के दिखा दो जी। तो वैसे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि LV प्रसाद जी, शारदा पिक्चर जी, जिसमें राज कपूर साहब थे और मीना आपा जी, हम मीना कुमारी नहीं जी, मीना आपा कहा करते थे उनको। और उन्होंने कहा कि हमारी पिक्चर में रोल है लेकिन तुम करोगी? तो मैंने कहा पहले सुनाइए मुझे एक 4 लाइन, तो मैं डिसाइड करूँगी कि कैसा रोल है, क्योंकि मीना आपा के सामने काम करना बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती थी। तो वैसे अल्लाह के फजल से मीना आपा इतनी अच्छी थी, जब हम सेट पे भी गए और उनके साथ काम किया तो पता है 1 सेकंड में रो देती थी। अच्छा। और मैं कहती थी मीना आपा एक बात सिखाइए हमें, तो कहती क्या? मैंने कहा आप रो कैसे ले लेती हैं एकदम से? अच्छा। तो कहती ये भी राज है। तो मैंने कहा क्या राज है? कहती पता नहीं, मैं एक्टिंग करते करते मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते। तो वैसे उसमें मुझे एक गाना याद आया जी, ऐ चांद जहां वो जाए। क्या बात है, शारदा। वो गाना हम मेरा और मीना आपा का मुकाबला हुआ, और मैंने कहा कि मुकाबला भी ऐसा होगा कि इस पिक्चर में अगर अवार्ड नहीं लिया तो श्यामा नाम नहीं। सन 1946 में प्रदर्शित हुई फिल्म शाहजहां। सैगल के साथ नौशाद के करियर की तो ये अकेली फिल्म साबित हुई ही, मोहम्मद रफी की सैगल के साथ गाने की तमन्ना भी इसी फिल्म में पूरी हुई। हालांकि मोहम्मद रफी के हिस्से में गीत के अंत में महज 2 पंक्तियां ही आईं, लेकिन सहगल के अनन्य भक्त रफी के लिए इतना ही काफी था। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म शाहजहां गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के करियर की भी पहली फिल्म थी। मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है जी। मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते 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 वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में 2 भाइयों की औलादें ज्यादा हैं, उनमें से बड़े भाई की औलाद में हूँ, ये दोनों थे ठाकुर। बड़े भाई औरंगजेब के जमाने में कुछ जिजिये वगैरह के बार से छोटे भाई को बचाने के लिए बड़े भाई जो कन्वर्ट हो गए, जिनके औलाद हम हैं, और छोटे भाई की औलाद आज भी
वहाँ मौजूद हैं। चुनाचे आप को सुनकर ये खुशी होगी कि सन 47 में जब हिंदू मुस्लिम दोनों दीवाने हो रहे थे, एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे थे, और हर जिले और हर शहर में कुछ न कुछ हुआ। और हमारे सुल्तानपुर में जो हमारा गांव है वो तकरीबन 10 मील दूर तक ठाकुरों और ब्राह्मणों से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पानी की बूंद भी नहीं टपकी, खून की बूंद तो लग रहे हैं। और जी हाँ, एक तो इत्तेहाद की और इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये। हाँ, कुछ लोग पहुंचे बनारस वगैरह से बलवा करने के लिए। अच्छा, वो पेट लोग होते थे, जाहिर है जी। उन्होंने, हमारे यहाँ के ठाकुरों ने ही जवाब दिया, साहब ये हमारा ब्लड है, हम इनके ऊपर कैसे हाथ उठाएं। तो कर दे के हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना, और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का हाँ वो हम लोग का नतीजा है। जी हाँ, हम लोग का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजजिया किया। तो साहब ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरे उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था, और उस तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी, उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ। अच्छा। अपनी आजाद अरबी पर जी। और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की। लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी, शेर शायरी का माहौल रहता था, तकसीम से पहले मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती, और आप सुन रहे हैं स्वर्ण जयंती के मौके पर ये खास रूपक सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। सन 1946 में ही हिंदी सिनेमा को एक नया निर्देशक मिला, जो बेहद ज़हीन, पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था। इनकी बौद्धिकता इनकी फिल्मों में साफ झलकती थी। ये थे देहरादून के मशहूर दून स्कूल से शिक्षक की नौकरी छोड़कर आए चेतन आनंद, जिन्होंने फिल्म नीचा नगर बनाकर शुरुआत की थी अपने करियर की। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक 2 फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। उसके बाद उनके बंकर में चाय का इंतजार करते करते अचानक रम की बोतल खुल गई। उस जमाने में आजादी की लड़ाई निर्णायक दौर में थी। देश का बंटवारा हुआ तो नूरजहां, शौकत हुसैन, खुर्शीद, मास्टर गुलाम हैदर जैसे कई दिग्गज फनकार जहां पाकिस्तान चले गए, वहीं कई नए लोगों ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सन 1947 गवाह है हिंदी सिनेमा के इतिहास में आए बेपनाह उतार चढ़ावों का। ये वो साल था जब सहगल हमारे बीच नहीं रहे। लता और मुकेश के प्लेबैक करियर का शुभारंभ हुआ। राज कपूर और मधुबाला नायक नायिका बने, और भी बहुत कुछ देखा सन 47 ने। आपकी सेवा में इस फिल्म के लिए संगीतकार दत्ता डावजेकर ने लता जी से उनका पहला पार्श्व गीत गवाया, जिसे लिखा था मशहूर अभिनेता महिपाल। और अब मुझे बरबस ही याद आ रहे हैं स्वर्गीय श्री के.एल. सहगल। वैसे तो उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के गाए हुए गीतों को सुन सुनकर मेरे दिल में सुगम संगीत गाने की इच्छा हुई, और इस क्षेत्र में मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ। मेरे पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद अपने ज़माने के नामी कलाकार थे,
सहगल साहब की गायकी को बहुत पसंद करते थे और मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैं सहगल साहब का कोई गीत उन्हें सुनाऊं। बोलों की अदायगी जितनी समझदारी से सहगल साहब करते थे, शायद ही कभी कोई कर सकेगा। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा है मेरी सफलता का राज, और मैंने हमेशा एक ही बात महसूस की है कि मैं गीत के भावों को पूरी तरह समझने की कोशिश करती हूँ, उन्हें दिल में गहरा उतार लेती हूँ और फिर संगीत निर्देशक की दी हुई धुन भी मेरे मन में बार बार गूंजती रहती है। गीत के भाव के हिसाब से कभी उसमें कुछ घटाकर देखती हूँ, कभी बढ़ाकर, और जब गाती हूँ तो दिल से गाती हूँ, सिर्फ गले से नहीं। सन 1947 में नूरजहां की फिल्म जुगनू प्रदर्शित हुई। इसी साल मुकेश ने भी फिल्म पहली नजर के लिए अनिल बिस्वास के संगीत में अपना पहला पार्श्व गीत गाया। मुकेश के गायन पर सहगल का असर इस गाने में साफ झलकता है। अब तक बाल कलाकार की हैसियत से काम करते आए राज कपूर और मधुबाला 1947 में ही केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में पहली बार नायक नायिका बने। मैंने 1932 में फिल्म लाइन में कदम रखा था और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद और कई तरह के पापड़ बेलने के बाद तकदीर मुझे वहाँ ले आई जहाँ मैं आज हूँ। याद रहे कि ना तो मैं कोई बहुत बड़ा सरमायादार हूँ और ना ही मेरा कोई स्टूडियो है। मैं तो एक खाना बदोश फिल्म साज हूँ जो बगैर किसी बाजे गाजे के या बगैर किसी शोर गुल के या जिंदाबाद के नारों के बगैर चुपचाप अपनी डगर पे चला जा रहा है। मैं उस मल्लाह की तरह हूँ जिसने बहुत से कलाकारों, संगीतकारों और टेक्नीशियंस को अपनी छोटी सी कश्ती में बिठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया है, और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है जो मुझे भगवान की तरफ से मिला है। मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि फिल्म देवदास में सहगल साहब का गाया हुआ वो गीत जो कभी बच्चे बच्चे की जबान पे था, बालम आए बसो मोरे मन में, वो पहला गीत था जो मैंने लिखा था। इसी साल यानी कि सन 1947 में कारदार की फिल्म दर्द से एक नई गायिका ने फिल्म उद्योग में कदम रखा। उनका गायन का करियर तो ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन आगे चलकर वो एक हास्य अभिनेत्री के तौर पर खूब मशहूर हुई। मैं थोड़ी सी आप बीती भी आपको सुना लूं। इतनी मशहूर हैं उस जमाने से लेके आज तक और रहेंगी। उनका नाम है सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया। उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ। उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्दे मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपने गाने की अदायगी की है। सन 1948 में फिल्म आग से राज कपूर अभिनेता होने के साथ साथ जहां निर्माता निर्देशक बने, वहीं बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी से किशोर कुमार एक गायक के रूप में सामने आए। उन्होंने इस फिल्म में माली की एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। किशोर के इस पहले पार्श्व गीत में उन पर भी सहगल का प्रभाव साफ झलकता है। सन 1949 में प्रदर्शित हुई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल भारत में बनी पहली सस्पेंस फिल्म थी। इसके गीत आएगा आने वाला ने लता को सफलता की चोटी पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म के निर्देशक थे कमाल अमरोही। आमतौर पर क्या होता है कि एक ही फिल्म या दो फिल्में हिट हो जाने के बाद फौरन ही आदमी सोचने लगता है कि मैं डायरेक्टर भी बन जाऊं, लेकिन मेरे साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ और मैंने कभी नहीं चाहा इस तरह कच्चेपन के साथ मैं डायरेक्शन दूं। लेकिन जब मुझे ये एहसास हो ही गया कि मुझे आगे जिंदगी में सिर्फ इसी लाइन की में ही रहना है या इसी रास्ते से गुजरना है, तो फिर मैंने मुताला शुरू किया। फिल्म किस तरह डायरेक्ट की जाती है, उसके लिए क्या क्या बातें जानना बहुत ज़रूरी है और किन किताबों का मुताला करना चाहिए। ऐसे कौन से बड़े डायरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने के लोगों को यानी सबक पढ़ाया है,
उनकी किताबें बहुत मशहूर हैं, रशियन डायरेक्टर्स हैं और अमेरिका में बहुत से हैं। बहुत से स्क्रीन प्ले मैंने पढ़े और 13 साल के बाद मैंने पहली पिक्चर डायरेक्ट करने का कदम उठाया। जब मुझे कम से कम ये एतमाद हो गया था कि मैं जान गया हूँ कि एक डायरेक्टर अपना कौन सा तरीका अख्तियार करता है और फिर वो उस तरीके ही में कमोबेश इधर या उधर होकर उसी में रहता है। दरअसल मेरी खुशकिस्मती है इसमें कि मैंने बॉम्बे टाकीज जैसी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पहली पिक्चर डायरेक्ट की। वहाँ बड़े तजुर्बेकार लोग थे जी, और उस वक्त भी कुछ उन लोगों को शक था कि मैं एक अच्छे तरीके से लिख तो सकता हूँ, लेकिन शायद मैं फिल्म के डायरेक्शन की टेक्निक से इतना अच्छे तरीके से न गुजर सकूं जी। लेकिन जैसा कि जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो आज तक भी उसको याद रखते हैं और ये मुझे कहने में खुशी महसूस हो रही है। सन 1949 में ही प्रदर्शित हुई राज कपूर की फिल्म बरसात संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ राज कपूर को बल्कि नरगिस, निम्मी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और मुकेश को बुलंदियों पर ला खड़ा किया। पिछले 25-30 साल से शंकर जयकिशन आपकी सेवा में लगे हैं। इस अरसे में इतनी धुनों का निर्माण किया कि अब जब उनमें से कुछ आपको सुनाने का सवाल आया तो उलझ गया हूँ। किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं। सामने रिकॉर्डों के ढेर लगा है, हर गाने के साथ मीठी यादों के सपने सजे हैं। आंखों के सामने बीते हुए दिन यूं भर रहे हैं जैसे एक फिल्म चल रही हो। पहला दृश्य उभरता है आरके स्टूडियो में। बैठे हैं मैं यानी शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत और राज कपूर साहब। समझे ना जी। बचपन में भी जब खेलता था तो नाटक ही खेलता था। आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके घर के नौकर चाकर इन सबको ऑडियंस बनाता था जी। टिकट प्रिंट करता था, छोटे छोटे नाटक लिखता था। वाह वाह। घर की चादरें, टेबल क्लॉथ, इनके पर्दे बनाकर छोटे छोटे नाटक खेलता था। ये सब जब हम कलकत्ते में थे। अच्छा। बंबई पहुंचने पर स्कूल के नाटकों में काम करने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो पर जो बच्चों का प्रोग्राम होता था उसमें हर एतवार को बड़े शौक से मैं हिस्सा लेता था जी। कभी गाता, कभी लघु नाटिका में हिस्सा लेता। यहाँ तक कि एक बार यहाँ एक गाने के लिए मुझे एक गोल्ड मेडल इनाम भी दिया गया। वाह वाह वाह। राज साहब, एक्टिंग के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन का काम आपने किस विचार से शुरू किया? जैसे सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं, इसी तरह मुझे अपनी कला को पूरा करने के लिए कलाकार, निर्माता और दिग्दर्शक तीनों बनने की जरूरत थी। नहीं तो इसके बगैर मैं अपने आप को अपनी कला में अधूरा पाता। अच्छा राज साहब, देश की उन्नति और प्रगति में फिल्में कहाँ तक मददगार हो सकती हैं? फिल्म द्वारा हम लाखों इंसानों तक पहुँचते हैं, उनके दिलो दिमाग तक पहुँचते हैं। अगर हमारी फिल्मों में कोई संदेश, अच्छे ख्याल, जज्बात जो उनकी जिंदगी से मिलते जुलते हों या जिसे देखकर, सुनकर लोग अपना रहन सहन और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अच्छाइयों को अपनाते हुए और बुराइयों को दूर करते हुए एक नए समाज का निर्माण कर सकें, तब सही मानों में फिल्म देश और जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। 50 के दशक में हिंदी सिनेमा को B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, यश चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक, नादिरा, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, आशा पारेख, सुनील दत्त, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार जैसे अदाकार और मदन मोहन, हेमंत कुमार, O.P. नैयर, रवि और कल्याण जी आनंद जी जैसे ज़हीन संगीतकार मिले। मदन मोहन की पहली फिल्म थी 1950 में बनी आंखें, जिसके सभी गीत उस जमाने में बेहद पसंद किए गए। संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ से, जो रिलीज हुई सन 1952। 1952 में ही दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान से O.P. नैयर उतरे मैदान में। शुरुआत में तो उनके हाथ मायूसी ही आई, लेकिन उनकी चौथी फिल्म आर पार के गीतों ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि हर सुनने वाले की जुबान पर
नैयर का नाम चुन। एक गाने की ट्यूने तौबा कीजिए, एक गाने की एक ही धुन। अभी इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुन लीजिए। एक दिन गुरुदत्त अड़ गए, ये बाबूजी धीरे चलना मुखड़ा बड़ा पसंद है उसको। अब अंतरा बोलने लगे यार इसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन कर दो, चेंज कर दो। मैं कहा यार तुम सिचुएशन चेंज कर दो, मैं धुन भी चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, धुन तो मुझे यही रखनी है, इसको ज़रा चेंज कर दो। 15 दिन के बाद गए, वही धुन उसको फिर वही सुना दी। कहता अब ठीक है, ये तो इंडस्ट्री है, इनको कुछ मालूमात ही नहीं है। कहता अब ठीक है। उबेनेर साहब, एक बाजा, एक साज बहुत इस्तेमाल हुआ है आपके संगीत में और उसका नाम है सारंगी। देखिए साहब, सारंगी तो कोठों पे बजती थी पहले। जैसे अब कोई मुजरा सुने फिल्म लाइन में सारंगी बज रही है, उनको पता ही नहीं लोगों को या कंपोजर्स को कि बड़ा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है ये। हम उसको कोठे से हटा के रोमांस में लाए। अभी देखिए कई जगहों पर आप सुनेंगे दीवाना हुआ बादल, और सारंगी का काम, बंदा परवर थाम लो जिगर, उसमें सारंगी का काम। और बहुत से मेरे गाने ऐसे जहां आपको सारंगी सुनेगी कि कैसी प्रोमिनेंट है। आपके इस पसंदीदा रेडियो चैनल की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं एक नया और अनूठा कार्यक्रम, सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। फिल्म आसमान से पहले दलसुख पंचोली ने 1951 में प्रदर्शित हुई अपनी फिल्म नगीना में सहगल की परंपरा के एक ऐसे गायक को ब्रेक दिया था जिनका ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध प्राइवेट गीत प्रीतम आन मिलो पहले से ही सफलता के नए रिकॉर्ड बना चुका था, और ये गायक थे C.H. आत्मा। इस बदलते हुए वक्त ने आज दोबारा मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया है। आप मुझे कलाकार के रूप में इस गीत से पहचानिए। 1956 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, इसी फिल्म से शुरुआत की थी सुनील दत्त ने अपने करियर की, और अगले ही साल यानी कि 1957 में फिल्म मदर इंडिया की सफलता ने उन्हें स्टार का दर्जा दिला दिया। किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे। खैर, हम लोग नथुला और गैंगटॉक के बीच बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ी कैंप में पहुंचे। हमारे पहुंचने के बाद ही देखते देखते सैनिकों ने लकड़ी का एक स्टेज बनाया और खुद बर्फ पर पलती मारकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू किया तो किशोर साहब स्टेज पर गाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि होंठ मैं हिलाऊंगा और स्टेज पर मेरे पीछे खड़े होकर वो गाएंगे। खैर, गाना शुरू हुआ और कुछ ही देर के बाद मैं होंठ हिलाते हिलाते किशोर साहब के सामने से हट गया। किशोर साहब बहुत चिल्लाए, मगर तालियों की गूंज ने उन्हें गाने पर मजबूर कर दिया। 1956 में प्रदर्शित गुरुदत्त की फिल्म CID का संगीत भी संगीतकार ओपी नैयर ने ही दिया था। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था वहीदा रहमान ने। उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। आपके मुझसे कुछ काम है? सच पूछिए तो आपको काम है मुझसे? मुझे आपसे कुछ काम है? जी हाँ, एडिटर श्रीवास्तव के खून के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम है जिनमें शायद आपको दिलचस्पी हो। महीने 2 महीने तो सिर्फ CID की शूटिंग हो रही थी। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? मुकदमा? कैसा मुकदमा? लेकिन आपने नहीं तो कहा था कि आप इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाल सकती हैं। रोशनी? मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं। तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? सुना है आपको तोतों से बहुत दिलचस्पी है। तोते? जी हाँ, तोते। गंगाराम, मियाँ मिठू। तोतों का शौक तो है मुझे, आपको भी है? मुझे सिर्फ एक तोता पसंद है, गूंगा तोता। गूंगे तोते किस काम के? बाजार में कोई चार आने भी नहीं देता। लेकिन मैं इस तोते के मुंह मांगे दाम दे सकती हूँ। 1000, 2000, 5000। और आपके पास है ऐसा तोता? जी नहीं, मेरे पास तो एक तोता है और वो खूब बोलता है। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। 10,000, 20,000, 50,000। कहिए।
मंजूर है? जी नहीं, आप कोई दूसरी दुकान ढूंढिए, मैं रिश्वत की तिजारत नहीं करता। अब बात करते हैं 1957 की। इसी बरस 3 अक्टूबर को विविध भारती की आवाज पहली बार गूंजी फिजाओं में। फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में विविध भारती ने दिया अपना अमूल्य योगदान। हर दौर का संगीत सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। 1957 में ही जहां विविध भारती से प्रसारण का एक नया दौर शुरू हुआ, वहीं दर्शकों के लिए B.R. चोपड़ा लेकर आए फिल्म नया दौर। असली नाम बलदेव राज। पूरी फिल्म लाइन में एक ही शख्स है जो मुझे बलदेव के नाम से पुकारता है, और वो है दादा मुनि अशोक कुमार। एक दिन बलदेव ने एक बदमाशी की और एक अंग्रेजी फिल्म देखी। फिल्म का नाम था सन ऑफ शेख। रोडोल्फ वैलेंटिनो ने काम किया था। पिक्चर खूब थी। आर्य समाज के जलसे में जाने का बहाना करके गया था। वापस लौटे तो देर हो चुकी थी। पिताजी ने पूछा, कहां से आए हो भाई? आर्य समाज के असूलों पर चलने वाले बलदेव से झूठ न बोला गया। पिताजी सच से खुश हो गए, मगर आइंदा फिल्म देखने पर पाबंदी लगा दी। कॉलेज में लिखने का शौक पैदा हो गया। पढ़ाई के साथ साथ रसाले मैगजीनों में खूब मजमून लिखे। आमतौर पर वो फिल्म के रसाले होते थे। कभी कहानी, कभी फसाना, कभी फिल्म पर रिव्यू, कभी दूसरे आर्टिकल। खूब मकबूल हुए और बाद में एक अच्छा खासा राइटर माना जाने लगा। थोड़े बहुत रुपए भी कमाए। अंग्रेजी में MA किया और पिताजी की ख्वाहिश और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ICS के इम्तिहान में बैठा। बदकिस्मती से कामयाब न हो सका। बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया और खूब रोया। दुनिया से किनारा कशी कर ली और जिंदगी को खत्म करने का इरादा कर लिया। उस वक्त पिताजी ने कहा, बलदेव, ये सरासर बुज़दिली है। जिंदगी का मुकाबला न मुंह छुपा के होता है, न सर झुका के होता है। 1958 इस बरस फिल्मालय की नींव रखी फिल्मिस्तान से अलग हुए शशधर मुखर्जी ने। दिल दे के देखो इस बैनर की पहली फिल्म थी जिसमें उषा खन्ना को पहली बार संगीत देने का मौका मिला था। अब तक बाल भूमिकाओं में नजर आती रही आशा पारिक की भी बतौर नायिका ये पहली फिल्म थी। कई साल हुए हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दार्जिलिंग में। लोकेशन पर काफी पहले पहुंच गए, लेकिन अब किस्मत की बात कहिए कि उस दिन बादल छाए हुए थे। डायरेक्टर साहब काफी परेशान हुए। हम लोगों ने भी कहा, आज तो शूटिंग करना मुमकिन नहीं है। सर्दी भी काफी जोर की है, बेहतर तो ये होगा कि हम लोग होटल लौट चलें। लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा, सूरज जरूर निकलेगा। और तब हम लोगों के पास वहां ठहरने के अलावा कोई चारा न था। कुछ लोग ताश खेलने लगे, कुछ ने आपस में गपशप शुरू कर दी, और मैं एक पगडंडी पर चलते चलते पहाड़ के ऊपर पहुंची। एक घने पेड़ के नीचे बैठी। हवा का एक हल्का सा झोंका मेरे जिस्म को छूता हुआ गुजर गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और एक अजनबी आवाज मेरे कानों से टकराने लगी। 1958 में ही बिमल रॉय ने सामाजिक समस्याओं से हटकर पहली बार रहस्य, रोमांच और पुनर्जन्म को अपनी फिल्म का विषय बनाया और अपने इस प्रयोग में वो सफल भी रहे। संगीतकार सलील चौधरी के संगीत से सजी उनकी ये फिल्म थी मधुमती, जिसे लोगों ने भरपूर सराहा। आपको ये भी बता दें कि मधुमती की कहानी ऋत्विक घटक ने लिखी थी। 1958 में ही शक्ति सामंत ने निर्माण किया हावड़ा ब्रिज का। क्योंकि मैं यूपी से आया था, बंगाली होते हुए भी मेरी हिंदी और उर्दू के ऊपर थोड़ी सी मतलब होल्ड था मेरा, तो वो फनीदा को हमेशा बांग्ला में डायलॉग लिखने की बहुत आदत थी
वो बांग्ला में लिख लिया करते तो मुझे बोलते इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते, तो वो मैं किया करता था। खैर ये होते होते परिंदा के साथ 3 पिक्चरों में काम किया। 50वें दशक के आखिर में सम्राट चंद्रगुप्त, मदारी और सट्टा बाजार जैसी फिल्मों से संगीत की दुनिया में कदम रखा कल्याणजी वीरजी शाह ने। लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर जोड़ी बनाई, जिसे आप और हम जानते हैं कल्याणजी आनंद जी के नाम से। संगीत अपने जीवन में इस तरह समा गया है कि इसके बगैर जिंदगी का हर पहलू अधूरा सा लगता है। चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर प्रसंग में संगीत को बहुत बड़ा मकाम दिया जाता है। सन 1960 दुनिया के सामने आया के आसिफ का अजीम शाहकार मुग़ल आज़म। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, शेखू मोहब्बत दिलों को फतह कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। दिलीप कुमार और मधुबाला अभिनीत इस फिल्म के निर्देशक थे के आसिफ और संगीतकार नौशाद। प्यार किया तो डरना क्या गीत पर नृत्य करती मधुबाला का अक्स आज भी दर्शकों को अचंभित कर देता है। इस दृश्य के फिल्मांकन का 100% श्रेय जाता है इस फिल्म के कैमरामैन R.D. माथुर को। आपने फिल्म मुग़ल आज़म में मधुबाला को शीश महल में गाते देखा और सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने ने आपकी ही नहीं मेरी भी रातों की नींद उड़ा दी थी। जब आर्ट डायरेक्टर सैयद साहब ने कि आसिफ साहब के सपनों का शीश महल सेट तैयार कराना शुरू किया तो हर एक की यही राय थी कि इसको फोटोग्राफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईने का फ़ोटो खींचना नामुमकिन बात थी। इससे पहले शीशे का सेट कभी किसी मुल्क में तैयार ही नहीं हुआ था। मैं न जाने किस झोंक में आसिफ साहब से कह चुका था कि किसी न किसी तरह इस सेट को फोटोग्राफ कर लिया जाएगा। बस कुछ न पूछिए क्या क्या तरकीबें करनी पड़ी जब कहीं जाकर ये खूबसूरत सेट आपके सामने पहली बार नजर आया। 60 के दशक में जहां एक ओर धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विश्वजीत और जॉय मुखर्जी जैसे अभिनेता और मुमताज और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों ने स्टार का दर्जा हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल देव बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अग्रणी संगीतकारों की कतार में आ खड़े हुए। अनजान और आनंद बख्शी जैसे गीतकार भी इसी दशक में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। साथियों, ये तो होने वाली बात थी कि बजाय संगीन के आज मेरे हाथ में कलम है। मैंने इस फिल्मी दुनिया में भी आपका सिखाया हुआ सबक भुलाया नहीं है। शोभना समर्थ द्वारा निर्मित सन 1960 में प्रदर्शित फिल्म छबीली से नूतन ने अपने गायन से संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। 1961 में स्नेहल भाटकर ने अपनी एक धुन पर गाने के लिए मौका दिया मुबारक बेगम को, जो करीब 12 सालों से अपनी पहचान बनाने के लिए छटपटा रही थी। तालीम आपकी उर्दू में हुई ना? उर्दू में वो तालीम क्या कहिए कमल साहब, पहले के ज़माने में आप जानते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना सिखाया नहीं जाता था, और हमारे साथ भी ये हुआ कि 5-6 चौपड़ियाँ पढ़ी। चौपड़ियाँ मीन्स किताबें, और लिखना तो सिखाया ही नहीं। लोग कहते थे, घर वाले भी कहते थे कि ज़्यादा लिखना सिखाना नहीं तो घर से भाग जाएंगी खत लिख के। 1963 में फिल्मी दुनिया चौंधिया उठी पारस मणि से। इस फिल्म का संगीत तैयार किया पारस प्रतिभा के धनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का नमस्कार। आप अब बोलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नमस्कार, इसलिए कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लक्ष्मी जी मेरे साथी हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्यारेलाल मेरा नमस्कार लीजिए। 1965 में आई विजय आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म गाइड। देव आनंद और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत और सचिन देव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म को आज भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता है। यह फिल्म आधारित है सुप्रसिद्ध कथाकार
R.K. नारायण के उपन्यास पर। ये कहानी उस साधु महात्मा की है जिसने 12 दिन तक लगातार उपवास रखा और भगवान को पानी बरसाने पर मजबूर कर दिया। फिल्म के महत्व का पता इस बात से चलता है कि हाल ही में संपन्न हुए कान फिल्म समारोह में इसे एक बार फिर से शामिल किया गया। 1966 में दुनिया को फिल्म जगत से मिले फूल और पत्थर। इसी फिल्म से धर्मेंद्र को ही मैन का तमगा हासिल हुआ। गालिब ने ठीक ही तो कहा है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि कालिदास ने हजारों साल पहले जिस नाटक को जन्म दिया था, उसी नाटक का एक रूप है आज की फिल्में। और हम कलाकारों के सामने भी नाटक की तरह हर फिल्म एक तजुर्बा है, एक नई चुनौती है। इस नाटक को करते करते हम कभी कभी जिंदगी को भी भूल जाते हैं, कभी कुछ पाते हैं, कभी कुछ खोते हैं। मैंने आज तक जो कुछ पाया है उस पर इतराया नहीं, और जो खोया है 1966 में ही बनकर तैयार हुई रहस्य रोमांच से भरी तीसरी मंजिल, जिसकी रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने राहुल देव बर्मन के करियर को तो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया ही, प्रेम नाथ को भी ए ग्रेड खलनायकों की कतार में ला खड़ा किया। उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट पूरा तो था नहीं, अब मिलिट्री से और स्टेज पे तो मैं बीए में पढ़ता था मनोज कॉलेज में, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला, छोटे मोटे प्लेस किए, लेकिन खास कोई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर का स्टैंडर्ड नहीं था, ना ट्रेनिंग मिली मुझे। तो फिर पृथ्वीराज जी ने मुझे इसमें ट्रेनिंग दी, शकुंतला में, फिर दीवार में और पठान में। 1945 से 46 तक। 1966 में ही शंकर जयकिशन ने फिल्म सूरज में एक नई गायिका शारदा को मौका दिया था। शारदा का गाया फिल्म सूरज का ये गीत न सिर्फ उस जमाने में बेहद लोकप्रिय हुआ, बल्कि इस गीत ने शारदा की झोली में साल का सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी डाल दिया। सन 1967 में फिल्म उपकार से अभिनेता मनोज कुमार निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में सामने आए और खुद को साबित भी किया। उपकार दर्शकों द्वारा खूब सराही गई। अभी तक खलनायक के तौर पर नजर आने वाले प्राण ने फिल्म उपकार में पहली बार एक सकारात्मक चरित्र निभाकर अपनी छवि को बदलने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रहे। फिल्म उपकार की सफलता ने मनोज कुमार को एक देशभक्त कलाकार के तौर पर स्थापित कर दिया। वास्तव में इस तिरंगे के 3 रंग शांति, प्रेम और अहिंसा के प्रतीक हैं। शिवजी ये नहीं फिर भी सर से बहती हुई खून की गंगा है, जो एक जवान का हाथ कटा दूजे के हाथ तिरंगा है। 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी सिनेमा को आने वाले समय की स्वप्न सुंदरी मिली हेमा मालिनी। मुझे बचपन से ही डांस का शौक रहा है। मेरी माँ ने मेरे इस शौक को देखा, समझा और पूरा करवाया। भाइयों, मुझे नृत्य का शौक और मेरी माँ को मुझे एक कलाकार बनाने का शौक। बस नतीजा, जी हाँ, इस नृत्य कला की बदौलत ही मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। और 1969 में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी से आने वाले समय में करोड़ों हिंदुस्तानियों को मिला उनका सुपरस्टार। मैं यानी अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया, और आज मेरा ये विश्वास रंग लाया है। 60 के दशक के उत्तरार्ध में एक नया किस्म का सिनेमा अस्तित्व में आया, जिसे कला अथवा समानांतर सिनेमा का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम और बासु चैटर्जी की सारा आकाश से। 70 के दशक में समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। उस दौर में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, एम.एस. सत्यू, मणिकौल, जब्बार पटेल और केतन मेहता जैसे कई फिल्मकारों ने उसकी रोटी, अंकुर, भूमिका, अर्धसत्य, गर्म हवा, मिर्च मसाला और पार्टी जैसी फिल्में बनाई। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं स्वर्ण जयंती के मौके पर ये खास रूपक सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। 70 के बाद की फिल्म यात्रा का हाल आपको देंगे हमारे साथी यूनुस खान और किरण ग्वालानी। 70 से आगे के दशकों की सिने यात्रा आप तय करेंगे यूनुस खान और किरण के साथ।
सन 1970 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना। बाबूशाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबूशाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। ऋषिकेश मुखर्जी मूलतः फिल्म एडिटर थे। एडिटर के लिए निर्देशक बनना बहुत आसान है, क्यों फिल्म तो एडिटिंग रूम पे ही बनते ना, टुकड़ा टुकड़ा होकर के आता है, ज्वाइन करके एक बनता है। तो एडिटर का सब नॉलेज होता है डायरेक्शन का, फिर कैसे साउंड डालने पड़ता है, कैसे म्यूजिक डालने पड़ता है, सब तो एडिटिंग का अंग है। तो एडिटर के लिए डायरेक्टर बनना बहुत आसान है। सन 1957 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म मुसाफिर से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। बहुत जल्द वो कम बजट की साफ सुथरी फिल्मों के निर्माण के लिए मशहूर हो गए। 70 का दशक एक बार फिर से हिंदी सिनेमा के लिए खासा उतार चढ़ाव भरा रहा। 1973 में प्रदर्शित हुई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की जबरदस्त सफलता ने सुपरस्टार का ताज अब अमिताभ बच्चन के सिर पर रख दिया था। प्राण ने फिल्म जंजीर में नायक के पठान दोस्त की भूमिका निभाकर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। प्राण पर फिल्माया फिल्म जंजीर का ये गीत आज भी उनके यादगार गीतों में शामिल है। मेरा नाम जोकर की शुरुआती असफलता ने राज कपूर को कम बजट की फिल्म बॉबी बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म में राज कपूर ने एक नई टीम बनाई। इस टीम में शामिल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, इंद्रजीत सिंह तुलसी और विठल भाई पटेल। पुरानी टीम से केवल लता मंगेशकर यहां शामिल थीं। राज कपूर के किशोर बेटे ऋषि कपूर और नया चेहरा डिंपल कापाड़िया इस फिल्म के नायक नायिका थे। फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा को एक नए गायक मिले और वो गायक थे शैलेंद्र सिंह। 70 का दशक जहां एक तरफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के उदय का गवाह है, वहीं दूसरी तरफ राहुल देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के करियर का ग्राफ भी इस दशक में लगातार ऊपर उठता नजर आया। हमेशा से समय के आगे चलने वाले निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे हैं देव आनंद। सन 1971 में प्रदर्शित हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की जबरदस्त सफलता ने संगीतकार राहुल देव बर्मन के करियर के ग्राफ को ऊपर उठा दिया। 1957 की बात कर रहा हूँ। पहली दफा इस फिल्मी दुनिया में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कदम रखा। उस पिक्चर का नाम था छोटे नवाब। तो मैं उनको डरते डरते कहा कि ये गाना बहुत बढ़िया एक सिंगर गाए तो अच्छा है। तो उन्होंने पूछा कौन, तो मेरे मन में नेचुरली यही आया कि लता दी अगर गाए तो अच्छा रहेगा। उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई काम के लिए जरूर आए होंगे। उन्होंने काम छोटा सा काम है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आप अगर कर दे तो आपको एक गाना गाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की पहला गाना जो है वो आप ही गाए। तो उन्होंने कुछ दो तीन जगह पे फोन वोन किए, करने के बाद कहने लगा कि चलो तुम्हारे पहला गाने के लिए मैं 3 दिन के अंदर डेट देती हूँ। तो मैंने उनको वो गाना सुनाया। गाना सुनते मुझे बहुत आशीर्वाद की और शायद वही काम आज भी आ रहा है। 70 के दशक में एक नए संगीतकार रविंद्र जैन का आगमन हुआ। रविंद्र जैन राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों का एक अहम हिस्सा बन बैठे। राजश्री प्रोडक्शंस कम बजट की साफ सुथरी फिल्मों के निर्माण के लिए मशहूर था। इन फिल्मों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय और लोक संगीत का बखूबी इस्तेमाल कर रविंद्र जैन ने अपना एक सम्मानजनक स्थान बना लिया। अपने समकालीन संगीतकारों के विपरीत रविंद्र जैन ने कम चर्चित गायक गायिकाओं के साथ मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाई। इन गायक गायिकाओं में प्रमुख थे येसुदास, जसपाल सिंह और हेमलता। हेमलता को राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों से ही गायिका के रूप में पहचान मिली। येसुदास को भी राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों ने ही पहचान दी। शास्त्रीय गायन में पारंगत येसुदास ने रविंद्र जैन के निर्देशन में संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक मधुर गीत दिए। खुद को आपके सामने पाकर कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। ये आपका अपना येसुदास आपको और आपकी बहादुरी को बार बार सलाम करता है। मुझे खुशी है कि आपसे बातें करने का मौका मिला। लेकिन ये भी सच है कि 70 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि से पूरी तरह प्रभावित हो चला था।
मोटे तौर पर अब सिर्फ 2 तरह की फिल्में बन रही थी। एक तरफ शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल और डॉन जैसी भारी भरकम स्टारकास्ट वाली फिल्में, और दूसरी तरफ कम बजट की वो फिल्में जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई थी। अमूमन इन हल्की फुल्की फिल्मों के नायक के रूप में नजर आते थे अमोल पालेकर। 1975 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले। शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड स्थापित किए। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी जैसे सितारों के बीच एक बिल्कुल नए अभिनेता अमजद खान ने गब्बर सिंह की भूमिका में जान फूंककर दर्शकों को अचंभित कर दिया। कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, सुअर के बच्चा। फिल्म शोले में बोले गए गब्बर सिंह के संवाद बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 सरदार। 6 गोली। 6 गोली है इसका अंदर। 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। और साथ ही छा गया इसका मधुर संगीत, जिसकी रचना राहुल देव बर्मन ने की थी। शोले के प्रदर्शन के अगले ही साल यानी 1976 में आई यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी मेरे। आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। फौज का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, डिसिप्लिन और ड्यूटी। भले कितनी भी कठिनाई आए, दुश्वारी आए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना, यही उसूल मैं अपने संगीत में निभाने की कोशिश करता हूँ। सही मानों में यही वो फिल्म थी जिसके संगीत की जबरदस्त सफलता ने खय्याम को 70 के दशक के अग्रणी संगीतकारों में ला खड़ा किया। सन 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन, राखी और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म के गीत लिखे थे प्रकाश मेहरा और वरिष्ठ गीतकार लालजी पांडे ने, जिन्हें हम और आप अनजान के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो 70 का दशक अनजान के करियर के लिए बहुत शुभ साबित हुआ। फिल्म गीतकार होने के बाद ये पता चला कि अपनी पसंद कई पसंदों के घेरों में बन जाती है। फिर भी कभी कभी कुछ एक ऐसे गीत होते हैं जिनमें अपने मन की कुछ बात कहने का मौका भी मिलता है। मैं अपना एक ऐसा गीत लता जी के स्वर में गाया हुआ सुनवाना चाहूँगा। फिल्म का नाम है शुभकामना और R.D. बर्मन जी के संगीत में लता जी ने इसे कैसे गाया है और मैंने क्या लिखा है, इसका अंदाजा आप ये गीत सुनकर स्वयं लगा लीजिए। 80 का दशक एक बार फिर से गवाह बना कई उतार चढ़ावों का। इस दशक में कई नए फनकार आए जिन्होंने पुरानों की जगह ले ली, लेकिन कुछ पुराने फनकार ऐसे भी थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बनाए रखी बल्कि अपनी कला के दम पर लोगों को अचंभित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने संगीतकार खय्याम, गायिका आशा भोसले और अभिनेत्री रेखा को कला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हासिल करने की तड़प आदमी में हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। इस फिल्म के नगमे लिखे थे शहरयार ने। आशा भोसले की गाई इस फिल्म की गजलें आज भी सुनने वालों का मन मोह लेने में उतनी ही सक्षम हैं। सन 1981 में आई फिल्म क्रांति। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार की देशभक्त वाली छवि को और मजबूती दी। बड़े बजट की ये मल्टी स्टारर फिल्म दर्शकों को लुभाने में पूरी तरह कामयाब रही। 80 का दशक पूरी तरह से नए नए आए अनिल कपूर, सनी देओल, आमिर खान और सलमान खान के नाम रहा। इस दशक में विधु विनोद चोपड़ा, सुधीर मिश्रा, सूरज बड़जात्या और राम गोपाल वर्मा ने बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाई। आनंद मिलिंद, अनु मलिक और नदीम श्रवण जैसे संगीतकारों ने भी इसी दौरान अपने करियर का श्री गणेश किया। 80 के दशक में एक बार फिर से प्रेम कहानियों का दौर शुरू हुआ और लव स्टोरी, बेताब, हीरो, कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनी और बेहद कामयाब रहीं। सलमान खान की बतौर नायक पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया। 1989 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की साफ सुथरी पारिवारिक फिल्मों के निर्माण की परंपरा को बनाए रखा। वो फिल्में बने जो सब साथ में बैठ के देख सके। मुझे लगता है वो टाइम वो था जब वो शुरू में हुए थे। उस ज़माने में फ़िल्मों का बिज़नेस मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, तो हमेशा चाहते थे कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उनके नाना जी, उनके नानी जी तब देख सकें। तो तब से वो पौंडीचेरी के बहुत भगत थे मदर के, तो उस आदर्श से भी वो चाहते थे कि फैमिली फिल्में बने। तब से लेके आज तक जो माहौल मैंने देखा एज ए डायरेक्टर, चाहे वो राष्ट्रीय के इस ऑफिस में या चाहे वो माहौल में जिसमें हम पले बढ़े, क्योंकि हम लोग सब 13 लोग साथ में रहते हैं, तो जो फिल्मों में आया है वो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी है वही आई है। लेकिन इस बैनर की कम बजट और सादगी की परंपरा जरूर फिल्म मैंने प्यार किया से टूटती नजर आई। बड़े बजट की और तमाम चमक दमक से भरी ये फिल्म सूरज बड़जात्या की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। 80 का दशक कई फनकारों के लिए शुभ रहा। सन 1971 में आई थी फिल्म लाल पत्थर और इसका एक गीत बड़ा ही कामयाब हुआ था। किशोर कुमार ने इसे गाया था, बोल थे गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत गीत गीतकार देव कोहली की कलम से निकला था। अपने इस पहले ही गीत से बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद देव कोहली गुमनामी में खोए रहे। 18 सालों के संघर्ष के बाद सन 1989 में बनी फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों ने एकाएक देव कोहली को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। इधर आज के व्यस्ततम गीतकारों में से एक समीर ने अपना पहला गीत कोरी परेशान है काली परेशान सन 1983 में बनी फिल्म बेखबर में लिखा था। कभी कहीं से दिलो दिमाग में बात नहीं थी कि नहीं मुझे कवि बनना है या गीतकार बनना है, तो शौक था और मैं उसको शौक की तरह ही करता गया। और मैंने पहली कविता लिखी 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था, और मुझे याद है उस दौर में नई कविताओं का एक बड़ा सिलसिला चला हुआ था। जी हाँ। तो मेरे कॉलेज में एक फंक्शन उन लोगों ने रखा था कि भाई नई कविताएं आप लोग लिख के लाइए और उसमें सबको पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी पहली लाइन मुझे याद है कि गर्भवती सड़क पे रेंगता हुआ चांद। बाद में जब कभी मैं तन्हाई में सोचता था तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, बट लिख गया मैं उस दौर, और उस पे मुझे पहला पुरस्कार मिला था। सन 1982 में बनी फिल्म दिल ही दिल में संगीतकार मंदिर जतिन की पहली फिल्म थी। 1988 में इनकी दूसरी फिल्म भाई का दुश्मन भाई प्रदर्शित हुई, लेकिन ये दोनों फिल्में कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। फिर जतिन ललित की जोड़ी के रूप में सन 1991 में इनकी फिल्म यारा दिलदारा प्रदर्शित हुई। इस फिल्म की सफलता ने मानो इस संगीतकार जोड़ी के करियर को पंख लगा दिए। इसके बाद तो राजू बन गया जेंटलमैन और खिलाड़ी से लेकर फना तक फिल्म दर फिल्म इनके करियर का ग्राफ ऊंचा चढ़ता गया। 80 के दशक में ही एक बेहद गुणी निर्देशक को पहचान मिली और वो थे विधु विनोद चोपड़ा, जो पहले सजाए मौत और खामोश जैसी फिल्में बना चुके थे। सन 1989 में जब उन्होंने फिल्म परिंदा बनाई तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म आर्थिक रूप से भी बेहद कामयाब रहेगी।
फिल्म परिंदा ने समालोचकों की भरपूर वाहवाही तो बटोरी ही, आम दर्शकों ने भी इस फिल्म को बेहद पसंद किया। विविध भारती विदु विनोद चोपड़ा की आवाज को भी अपने खजाने में संजोए हुए है। बचपन से ये आप समझें कि एक फिल्म बनाने का शौक था और एक ये सपना था कि एक दिन मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो ये मेरा सपना आज पूरा हुआ और मैं पहले आप लोगों का ज़्यादा तकरीर ना करते हुए, लेक्चर ना करते हुए, सबसे पहले मैं आपको अपनी फिल्म 1942 लव स्टोरी का लंबे समय से सफलता की तलाश में भटक रही संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के लिए 1990 का साल बेहद भाग्यशाली साबित हुआ। इस साल नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म आशिकी प्रदर्शित हुई। फिल्म अपने समय की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हर तरफ इसके गीत गूंजने लगे और देखते ही देखते नदीम श्रवण का नाम फिल्म आशिकी के गीतों की तरह हर जुबान पर चढ़ गया। 90 के दशक में एक बार फिर से कई बेहद गुणी फनकारों का सिनेमा के क्षेत्र में आगमन हुआ। इसके साथ ही फिल्म निर्माण के तरीकों में भी जबरदस्त बदलाव आ गया। एक वक्त था जब लेखक कहानी लेकर निर्माता की खोज में निकलता था। कहानी स्वीकृत होने के बाद निर्देशक को खोजा जाता था। लेकिन 90 का दशक आते आते लेखक कहीं पीछे छूट गया। ये जिम्मेदारी निर्देशक ने ले ली। किसी भी निर्देशक के पास अच्छी कहानी का होना जरूरी हो गया। हमारी फिल्में देश की सीमाएं लांघकर विदेशी बाजारों तक पहुंच गईं। निर्माता अब विदेशों में बसे भारतीयों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे। फिल्म निर्माण की लागत कई गुना बढ़ गई। भारत के गांव बहुत पीछे छूटते चले गए। गांव की पृष्ठभूमि पर 80 के दशक में बनी थी फिल्म नदिया के पार। 90 के दशक में भारी भरकम बजट में बनी चमकती दमकती फिल्म हम आपके हैं कौन। जी हां, हम आपके हैं कौन फिल्म नदिया के पार का ही रीमेक थी। हिंदी सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय होने का फायदा मिला क्षेत्रीय सिनेमा को। हिंदी सिनेमा से गायब हुआ अपनापन मिट्टी से जुड़े भारतीय दर्शक को क्षेत्रीय सिनेमा ने दिया। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रीय सिनेमा से उसका जुड़ाव बढ़ने लगा। इस दशक में शाहरुख खान जैसे अभिनेता, AR रहमान और इस्माइल दरबार जैसे गुणी संगीतकार और संजय लीला भंसाली जैसे उत्कृष्ट निर्देशक को खासी पहचान मिली। दुर्भाग्य से इसी दशक में 4 जनवरी 1994 को संगीतकार राहुल देव बर्मन हमारे बीच नहीं रहे। विडंबना देखिए कि उनके निधन के बाद प्रदर्शित हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म के लिए राहुल देव बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। इस पुरस्कार को लेने के लिए वो इस दुनिया में जिंदा नहीं थे। इस फिल्म के गीतकार थे जावेद अख्तर। फौजी भाइयों, आज ये प्रोग्राम करते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो यही प्रोग्राम कितने शौक से सुना करता था। आज ये प्रोग्राम करते हुए कितनी पुरानी यादें मेरे पास आ गई हैं। यादों को तो बहाना चाहिए होता आने का। कभी गीत बन के आ जाती हैं, कभी दोस्त बन के आ जाती हैं। 1996 में प्रदर्शित हुई निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल। साफ सुथरे विषय पर कसी हुई पटकथा के साथ बनी ये फिल्म दर्शकों पर जादू नहीं चला पाई। लेकिन 1999 में बनी उनकी अगली फिल्म हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भी आम दर्शक भारतीय संस्कृति की बुनियाद पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं। इस्माइल दरबार के मधुर संगीत से सजी ये फिल्म सफलतम हिंदी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। विविध भारती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के सिलसिले में ये है जून के महीने की विशेष पेशकश। सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला की जून महीने की ये कड़ी। शाहरुख खान सन 1992 में प्रदर्शित फिल्म दीवाना से आंधी की तरह आए और देखते ही देखते उन्होंने समूचे फिल्म उद्योग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बहुत जल्द वो कहलाने लगे बॉलीवुड का बादशाह। शाहरुख की इस सफलता के पीछे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी फिल्मों डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें और वीर ज़ारा की सफलता ने बॉलीवुड का बादशाह के तमगे पर शाहरुख के हक को और ज्यादा मजबूती दी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में पिछले 12 सालों यानी तकरीबन 650 हफ्तों से लगातार दिखाई जा रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे तो मैं अपने मन की बात अपनी फिल्मों में कह देता हूँ,
लेकिन आज आपसे मिलने और बातें करने का मौका मिला है, तो फिल्मी दुनिया की ऊंच नीच और इधर उधर की किस्से कहानियां सुनाने के बजाय आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं फिल्मों में अब तक क्या क्या कह सका हूँ, और अपनी फिल्मों का जिक्र इसलिए करूँगा कि हर तरह से मैं उनका जिम्मेदार हूँ। फिल्म वीर ज़ारा को मदन मोहन के संगीत के लिए भी याद रखा जाएगा। इसके गीतों के लिए यश चोपड़ा ने स्वर्गीय संगीतकार मदन मोहन की बनाई धुनों का इस्तेमाल उनके निधन के करीब 30 वर्षों बाद किया। यश चोपड़ा का ये प्रयोग सफल। नई सदी अपने साथ बदलाव की ऐसी आंधी लेकर आई कि सिनेमा का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। दशकों से चले आ रहे एक पर्दे वाले बड़े बड़े सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर आईं। फिल्म उद्योग में पैसों की बरसात होने लगी। लाखों में बनने वाली फिल्में अब करोड़ों में बनने लगीं। फिल्मों के विषय भी भारतीय सीमाएं लांघकर अंतर्राष्ट्रीय होने लगे। ऐसे विषयों पर बनी धूम, कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों को दर्शकों ने बेहद पसंद की। इसी दौर में एक नया प्रयोग हुआ, वो ये कि 50 के दशक की मधुमती और 70 के दशक की कर्ज को मिलाकर उसमें बाकी तमाम मसाले डाले गए और इस तरह तैयार हुई ठेठ देसी फिल्म ओम शांति ओम। इस फिल्म को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। ये फिल्म बीते साल की सबसे बड़ी हिट रही। अगर हम आमिर खान की बात करें तो उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहना ज्यादा बेहतर होगा। यादों की बारात, मदहोश और होली जैसी फिल्मों में अभिनय के बाद 1988 में प्रदर्शित हुई फिल्म कयामत से कयामत तक में वो पहली बार हीरो बने। उसके बाद तो आमिर दर्शकों पर फिल्म दर फिल्म अपने अभिनय प्रतिभा की छाप छोड़ते गए और फिर 1998 में बनी फिल्म गुलाम में उन्होंने एक गीत क्या गाया कि वो गीत हर गली हर चौराहे पर बजने लगा। एक में आमिर ने लगान फिल्म का निर्माण किया। परंपरागत कहानियों से हटकर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी ठेठ देसी किस्म की ये फिल्म आशातीत रूप से सफल रही। फिल्म के संगीतकार थे AR रहमान और निर्देशक थे आशुतोष गोवारीकर। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो उसे महसूस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्व महसूस होने का है, ना किसी को संदेश देने का। तो मुझे संदेश देने से दूर रहना था और इस तरह से उसका मुझे संदेश देते हुए भी एक महसूस कराने का जो फील है वो मैं कोशिश कर रहा था टू ब्रिंग इट इन। तो मैंने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही सिंपल था। जितना सटलिटी जितनी हो सके उतनी करने की कोशिश की पूरी फिल्म में, वो चाहे फिर कहानी में हो, चाहे पात्रों में हो, चाहे म्यूजिक। सफलता ने साबित कर दिया कि आम भारतीय दर्शक आज भी भावनाओं को वरीयता देता है, फिर चाहे वो देशभक्ति का जज्बा ही क्यों न हो। आशुतोष और रहमान की जोड़ी की एक और फिल्म थी स्वदेश, जिसने समालोचकों की भरपूर वाहवाही बटोरी थी। इस फिल्म के नायक थे शाहरुख खान। इस फिल्म का संगीत भी खासा लोकप्रिय हुआ। इसी जोड़ी की हालिया और बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म जोधा अकबर की। ऐतिहासिक फिल्मों के दौर को लौटाने में इस फिल्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां तक सवाल है आमिर खान का, तो वो आज की पीढ़ी के बिल्कुल नए निर्देशकों के साथ काम करने से भी पीछे नहीं हटते। बस रोल और फिल्म की कहानी उन्हें पसंद आनी चाहिए। फरहान अख्तर के निर्देशन में उन्होंने दिल चाहता है जैसी हिट फिल्म में काम किया। ऐसे ही एक और निर्देशक है कुणाल कोहली, जिनके साथ आमिर ने फिल्म फना में काम किया है। शुरू से ही आमिर की दिलचस्पी निर्देशन में रही है। यही वजह है कि मौका मिलते ही वो फिल्म तारे जमीन पर के निर्देशक बन बैठे। एहसान लॉय के संगीतकार तिकड़ी की इस फिल्म के गीत लिखे हैं प्रसून जोशी ने। खराब लिखने का बहाना ना हो तो आसान लिखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग आसानी के मुखौटों के पीछे छुपे हुए जो होते हैं जी, उनको एक्चुअली वो जानते ही नहीं भाषा और कहते हैं भाई आसान लिख रहे हैं हम। मैं संगीत सीखता था, उस्ताद हफीज अहमद खान साहब थे रामपुर घराने के, तो वो एक चीज़ कहा करते थे कि देखो सिंप्लिसिटी जो है और इग्नोरेंस जो है वो बहुत आसपास है। वाह वाह। सिंप्लिसिटी बहुत मुश्किल है, वो सब कुछ जानने के बाद आती है। आमिर की ही एक अन्य हिट फिल्म थी रंग दे बसंती, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। इसलिए मैंने रंग दे को बहुत टाइम दिया स्क्रीन प्ले पे। चारों तरफ से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, सारे एंगल से देखा। जब मेरे को लगा कि हाँ अब मैं इसको और संवार नहीं सकता कहानी को, और मैं जो भी कर रहा हूँ कहानी के साथ तो इसको बिगाड़ ही रहा हूँ,
तब हमने रंग दे बनाई। मेरा मानना है कि अपने आप को हमेशा हमें री इन्वेंट करना चाहिए। कभी तो हमें ये सोच भी नहीं लेना चाहिए गलती से कि अब हमें सब कुछ आ गया, और जो सीख है, जो पढ़ाई है, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। आज के एक अन्य गुणी निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने मुन्ना भाई सीरीज की फिल्में बनाकर दर्शकों को बेहद गुदगुदाया है। विधु विनोद चोपड़ा के सहयोगी राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त और अरशद वारसी को लेकर पहले बनाई थी मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इन्हीं अभिनेताओं के साथ अगली फिल्म बनाई लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म ने भी सफलता के झंडे तो गाड़े ही, दर्शकों को एक नए शब्द गांधीगिरी से भी परिचित कराया। राजकुमार हिरानी की आवाज भी विविध भारती के संग्रहालय का अहम हिस्सा बन चुकी है। कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था कि कॉमेडी कम है, उसके वजह से तकलीफ ना हो, तो हमने काफी बहुत कोशिश की कि किसी रंग से इस फिल्म में कॉमेडी बढ़ाई जाए। मगर ये चूंकि हम महात्मा गांधी जी की साथ में बात कर रहे थे, तो बड़ा एक फाइन लाइन था कि हम कितना ह्यूमर रख सकते हैं और हम कितना वो कर सकते हैं। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी इस फिल्म को उतना कॉमिकल करने की, क्योंकि मैं पर्सनली कोशिश यही करता हूँ कि जितना हम लोगों को एंटरटेन कर सके, अगर मैसेज भी देना चाहते हैं तो एंटरटेन करते हुए ही दें। बसु ने अपना सफर छोटे पर्दे से शुरू किया था। कई सफल धारावाहिकों का निर्देशन कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिर एकाएक उन्होंने बड़े पर्दे की ओर रुख कर लिया। बहुत जल्द वो सिनेमा के भी अच्छे निर्देशकों में गिने जाने लगे। कुछ समय पहले उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में आकर विस्तार से बातचीत की। आपको डायरेक्शन, पेंटिंग, ऐसे कोई बहुत सारे कला है, या तो आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है। हाँ, कोर्स के द्वारा वो आपके से बाहर आता है और उसको निखारा जाता है। देखिए, इंस्टीट्यूट में जितने भी बड़े डायरेक्टरों का वो एग्जाम्पल देते हैं, जिनके फिल्मों का पढ़ाते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। रे साहब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, कुरोसावा साहब कहीं नहीं गए, महबूब साहब तो 5वीं पास थे, फिर भी मतलब देखिए तो उनकी फिल्मों को पढ़ाते हैं। ये आपके अंदर होता है। आप हाँ, इंस्टीट्यूट में जाके आपको कुछ तकनीकी ज्ञान हो जाता है। सिनेमा को एक बेहद ज़हीन निर्देशक मिला। वो हैं अपनी फिल्मों का विषय आम जिंदगी से उठाने के लिए मशहूर मधुर भंडारकर। क्या है कि आज मल्टीप्लेक्स जो कल्चर आ चुका है, इतना मशरूम हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, कि छोटे शहर में भी जाओ तो मल्टीप्लेक्स कल्चर है जहाँ पे लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। जो सिंगल थिएटर था जो कहते, वो भी टूट के अभी 4 सिनेमा 6 सिनेमा हो चुका है। तो आज फिल्म जो ऐसा हो चुका है, एक मॉल की तरह हो चुका है कि आप जाओ तो हर प्रकार की चीजें मिलती है आपको। कि कहीं लोग बंटी बबली भी देखना चाहते हैं, तो कहीं लोग इकबाल भी देखना चाहते हैं। जी जी। तो कहीं लोग पेज 3 भी देखना चाहते हैं, तो कहीं 10 पिक्चर भी देखना चाहते हैं। तो अलग अलग टाइप की पिक्चरें लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये प्रकार की पिक्चरें चलती है, इस प्रकार की चलती है। हाँ, ये बातें सैटेलाइट आने से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप सैटेलाइट चैनल पे बैठे हो, घर में बैठते टीवी में, जब 40 चैनल आपके हाथ में है, तो आपके पेशेंस इतने होते हैं कि आप ऐड आता है तो दूसरे चैनल पे चले जाते हो। तो लोग चाहते हैं कि अलग प्रकार का सिनेमा देखें, लेकिन हर अलग अलग फिल्म मेकर के लिए जगह है यहाँ पे। 2001 में बार गर्ल्स पर फिल्म चांदनी बार बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। उसके बाद सत्ता, पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल और अब आने वाली फिल्म फैशन, यानी कि मधुर की पैनी नजर से समाज का कोई भी हिस्सा बच नहीं पाया है। आज के जमाने के ज़हीन युवा निर्देशकों में नाम आता है नागेश कुकनूर का। पेशे से रसायन विज्ञानी रहे नागेश कुकनूर अमेरिका से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत आए और उन्होंने बनाई फिल्म हैदराबाद ब्लूज। उसके बाद 3 दीवारें, डोर और इकबाल जैसी फिल्में बनाकर नागेश कुकनूर अग्रणी युवा निर्देशक बन चुके। आज सिनेमा के हर एक विभाग में आत्मविश्वास से भरे फनकार कार्यरत हैं। फिर चाहे वो संगीत का ही क्षेत्र क्यों न हो, शंकर एहसान लॉय, शांतनु मोइत्रा, विशाल शेखर और प्रीतम आज के व्यस्ततम संगीतकारों में से हैं। जरा देखिए बानगी, प्रीतम जहां एक तरफ धूम मचाले जैसे गाने की रचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मौका मिलते ही खालिस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, आपने इस मीठी आवाज को पहचाना? जी हाँ, ये हैं श्रेया घोषाल। इनकी आवाज की मिठास और सधा हुआ गायन खुद ही इनका परिचय दे देता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है श्रेया घोषाल का। गाने का शौक किस उम्र से शुरू हुआ मुझे तो याद नहीं, बट मम्मी कहती 4 बरस की जब थी मैं, तब जब मैंने बोलना शुरू किया, तब से मैंने गाना शुरू किया। यानी आप गाने गाते हुए रोती थी? समथिंग लाइक दैट। बहुत हाई पिच्ड रोती थी मैं और सबके कान खराब कर देती थी। और वैसे उसी दौरान गाना मम्मी पापा ने उनको दिखा कि हाँ ये लड़की अच्छा गाती है, क्योंकि जब मम्मी रियाज करती थी, मम्मी अच्छा गाती हैं, तो मैं भी
हारमोनियम के आजू बाजू घूमती रहती थी और मम्मी कभी बोले कि हाँ बेटा ये गा, ये नोट बजाया, तो साथ में मैं वो सही सुर लगा देती थी खेलते खेलते ही। बट वो मम्मी पापा को बहुत लगा कि हाँ तो ये तो कुछ नई बात है, ऐसा नॉर्मली होता तो है नहीं। तब से उनको लगने लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल्स हैं तो इसको गाना सिखाओ। जिस जगह रहती थी वहाँ पे इतना तो नहीं था स्कोप, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ राजस्थान में, अभी तो फ़िलहाल बॉम्बे में हूँ, बट पहले राजस्थान कोटा शहर के 70 किलोमीटर दूर एक जगह थी रावल भाटा, वहाँ पे रहती थी। और वहाँ पे इतने लोग, इतना म्यूज़िक का जो सिखाने का एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वहाँ पे मैंने कुछ दिन तक फोक संगीत सीखा, थोड़ा बहुत क्लासिकल, जिनसे मेरे म्यूज़िक टीचर थे स्कूल के वहाँ के, उन्होंने सिखाया, भटनागर सर। उसके बाद मैं कोटा तक 70 किलोमीटर दूर जो शहर है कोटा में जाके सीखती थी। तो इस तरह से मेरा सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर म्यूज़िक एक आम रूटीन में आ गया है मेरे। इन्हीं दिनों एक दौर आया जब ठेठ देसी किस्म के फिल्मी गीत बने और खूब बजे, और आज भी खूब चाव से सुने जा रहे हैं। इन्हीं दिनों एक दौर रीमेक का भी आया। हाल ही में डॉन और शोले जैसी लोकप्रिय फिल्मों को नए कलेवर में फिर से पर्दे पर उतारने की कोशिशें हुईं। यही नहीं, इन फिल्मों के मशहूर गीतों को भी फिर से रिकॉर्ड करके रीमेक में इस्तेमाल किया गया। मूल गीत तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, अब जरा इन रीमेक फिल्मों के रीमेक गीतों पर गौर कर लिया जाए। विविध भारती की स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी। आप जानते ही हैं कि सन 1931 से फिल्म आलम आरा के साथ शुरू हुई सिने यात्रा 77 साल बाद आज भी बदस्तूर जारी है। मजरूह सुल्तानपुरी ने सही लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस कारवां के अनगिनत मुसाफिर हैं और इनमें से कुछ मुसाफिरों की चर्चा हमने इस कार्यक्रम में की। 3 घंटे के दायरे में सभी मुसाफिरों का जिक्र करना मुमकिन नहीं था। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपसे इतना वादा करना चाहते हैं कि विविध भारती इस सिने यात्रा का अहम हिस्सा रही है और हमेशा रहेगी। बस आपका साथ और आपकी शुभकामनाएं विविध भारती के साथ इसी तरह हमेशा बनी रहें। आमीन। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी महेंद्र मोदी की। सारी जानकारियां जुटाकर शोध और आलेख तैयार किया शिशिर कृष्ण शर्मा ने। प्रस्तुति राकेश जोशी और यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी। सहयोग कमल शर्मा। प्रस्तुति सहायक किरण ग्वालानी। स्वर थे कमल शर्मा, रेणु बंसल, यूनुस खान और किरण के। और अब आज्ञा दीजिए मुझे यानी किरण को और मुझे यानी यूनुस खान को नमस्कार। जुबली झनकार।